Hello everyone, my name is Shivansh and I am a fourth year student in IIT BHU and I scored 100 percentile in chemistry in JEE Mains 2022। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री से भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो तुमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे बहुत सारे टीचर्स के। तो अगर बात करूं कि आखिर इस लेक्चर में ऐसा तुमको क्या डिफरेंट मिलने वाला है, तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लेक्चर में मैं तुमको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम चीज़ों को इजीली लर्न कर सकते हो और उनको कई दिनों तक याद रख सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने 2-3 सोर्सेस के पीआईक्यूज को पहले अच्छे से एनालाइज किया है, क्योंकि क्या होता है जनरली कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग होते हैं, कुछ साइट्स पे कुछ क्वेश्चंस मिसिंग होते हैं। तो मैंने 2-3 सोर्सेज यूज किए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो जेई में आया हो और वो छूट ना जाए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट भी मैंने लेक्चर में बताया है। और ये लेक्चर देखने के बाद तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के वो सारे पॉइंट्स जहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे भी मैंने इस लेक्चर में अच्छे से कवर कर दिए हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दो कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, एक डाउट वाला भी चैनल भी है, एक अपडेट वाला चैनल है। तो उन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि तुमको वहाँ पे अपडेट मिलती रहे। और वहाँ पे अगर तुमको जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो वो भी तुम पूछ सकते हो। और अगर तुमको जो लेक्चर में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो वो भी तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 तुमने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको वो इक्विलिब्रियम चैप्टर से मिक्स करके कुछ क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। उसी में एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम का जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी KSP। ठीक है, तो अगर तुमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो तुमको तो आइडिया होगा कि क्या होता है KSP। तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं आता है बट KSP का आइडिया तुमको होना चाहिए, क्योंकि ये इससे मर्ज करके क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, देखते हैं KSP क्या होता है। तो देखो, KSP जो होता है ये स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब ऐसी सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, सिल्वर के हैलाइड्स, PbI2, बेरियम सल्फेट, ये ऐसी सॉल्ट्स हैं बहुत ही कम सोल्यूबल होती हैं। तो इनके लिए हम डिफाइन करते हैं KS। तो इतना तो आई थिंक तुमको आइडिया होगा। जो हम K लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, वो क्या होता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। और इनकी यहाँ जो कंसेंट्रेशन हम लिखते हैं उसकी पावर में हम लिखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा ये कंपाउंड था AABB, ठीक है, मतलब A एटम्स ऑफ A है और B एटम्स ऑफ B है। तो जब ये ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, ये A एटम देगा A के और B एटम देगा B के। तो एट T=0 जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, लेट्स सपोज इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन किसकी, इस कंपाउंड की C थी, और जब कुछ भी अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब किसी T=T टाइम पे जितना मैक्सिमम मान लो डिसोसिएट होना था वो हो गया। तो मैं मानता हूं कि लेट्स सपोज उसमें से S कंसेंट्रेशन कम हो गई। अब यहाँ पे जो S है वो भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन हमने मानी, S। S वो कॉन्सेंट्रेशन है जो तुम्हारी वहां पे क्या हो गई है, डिसोसिएट हो गई है इनटू आयंस। तो इसी को S को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है एक्चुअल में, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी ये भी क्या होती है, मोलारिटी होती है। ठीक है, S इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट गेट डिसॉल्व्ड। यहाँ पे S क्या है तुम्हारी, ये मोलारिटी एक्चुअल में। ठीक है, बट हम यहाँ पे सॉल्ट के केस में S के फॉर्म में दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो अगर यहाँ से S सब्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए हमने S सब्ट्रैक्ट किया है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पे 2S सब्ट्रैक्ट करते। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट का। अगर नहीं पता है तो ये समझ लो अच्छे से। लेट्स सपोज यहाँ पे A लिखा हुआ है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AS आएगा। यहाँ पे B लिखा हुआ है इसलिए BS बनेगा। ठीक है ना, तो अभी एक हम क्वेश्चन भी करेंगे तब तुमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पुट करिए, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, A और ये B। ठीक है, तो A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे पावर में देखो क्या है, A, क्योंकि यहाँ पे क्या था A, यहाँ पावर में क्या है B, क्योंकि यहाँ पे क्या था B, डिवाइडेड बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो तुम्हारा ये सॉल्ट था। अब देखो A की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, A की कॉन्सेंट्रेशन थी AS, तुमने क्या लिखा, AS की पावर A। B की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, BS, इसलिए BS की पावर B डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की भी क्या थी, C-S, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया। ठीक है, तो क्या आएगा K × C-S। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, KSP। यानी अगर तुमको कभी KSP लिखना हो
तो तुमको क्या करना है, जो भी तुमको सॉल्ट दिया है उसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लो AS BS जो भी आता है, फिर उसका क्या करो, इस AS की पावर A एंड BS की पावर B, तो इस तरह से तुम उसका KSP लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट A2X3, सॉल्ट का फॉर्म क्या है A2X3, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 1.1 इंटू 10 की पावर -23। बोला है कि अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है सोल्यूशन का इतना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास तुमको KSP पता है, KSP तुम्हारे पास है 1.1 इंटू 10 की पावर -23। तुम्हारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी कप्पा, जो कि तुमको पता है कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेन पर मीटर। और कभी मान लो तुम कंफ्यूज हो जाओ तो एक बार यूनिट से भी देख लेना, ठीक है ना। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुमको पूछी है, क्या तुमसे पूछा है, लैम्डा m x इंटू 10 की पावर 3, तो बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या किया करो, जो तुमको पता करना है वो लिख लो, ठीक है, तुमको लैम्डा m पता करना है। अब तुमको पता है लैम्डा में अगर तुमको पता करना है तो तुमको कंडक्टिविटी चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो कंडक्टिविटी तो तुमको पता है बट तुमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन तुमको कहाँ से निकालनी पड़ेगी, KSP से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली वो क्या कर सकता है, किसकी एसिड को दे सकता है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ना बता के उसका pH बता सकता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तुमको pH दे देगा तो pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, तो जब तुम pH पुट करोगे वहां से तुमको H प्लस मिल जाएगा, तो तभी तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो एसिड होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जो डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो वापस यहाँ आते हैं, हमको KSP लिखना, तुमको पता है ये सॉल्ट क्या है A2X3, अगर A2X3 है तो ये 2A बनाएगा और 3X बनाएगा। अगर मैं चार्जेस भी लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे 3 इसलिए +3 का चार्ज आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 का चार्ज आएगा। तो ये मैंने कैसे लिखा, ये तुम 9th क्लास में सीखते हो कि अगर तुम्हारे पास चार्ज यहाँ होता है तुम क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आते हो फॉर्मूला लिखने के लिए। तो हमने उसी प्रोसेस को क्या किया, रिवर्स किया, तो 2 इधर जाएगा इसलिए इस पे चार्ज होगा -2, इस पे चार्ज होगा +3, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे ये सॉल्ट S डिजोल्व हो जाती है, माइनस अगर S होगा तो ये क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए 2S बनेगा, यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए यहाँ पे 3S बनेगा। तो KSP का फॉर्मूला क्या होगा 2S, ठीक है, 2S और यहाँ पे क्या है 2, यानी 2S की पावर 2 इंटू 3S और 3S की पावर क्या होगा 3। यहाँ से क्या आ गया 2 2 4 S स्क्वायर इंटू 3 3 9 3 27 S क्यूब। तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 108 S की पावर 5। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, KSP तुमको पता है 1.1 इंटू 10 की पावर -23। तो देखो क्या है कि जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ताकि तुम इजिली S कैलकुलेट कर पाओ। अब तुम सोचो यहाँ पे S की पावर 5 है तो स्क्वायर तो नहीं, कैसे निकालेंगे, बट एक्चुअल में वो सिंपल ही होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो तुमको पता है यहाँ पे S की पावर क्या है 5 है। अगर यहाँ पे S की पावर 5 है तो हमको यहाँ पे जो नंबर चाहिए वो ऐसा नंबर चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो, ताकि आराम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको मैं 25 बना लेता हूँ। तो अगर मैं इसको 25 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 10 की पावर -25 अगर मैं बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 110। हमको 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 110 इंटू 10 की पावर -25 इक्वल टू 108 S की पावर 5, यानी S की पावर 5 क्या आ गया तुम्हारे पास 110 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 108। अब तुम देख सकते हो कि 108 एंड 110 बहुत ज्यादा क्लोज है। इसको तुम जब डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस ये 25 होगा, ठीक है 25। तो S की पावर 5 इक्वल टू ये, यानी दिस इंप्लाइज S इक्वल टू √5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 10 की पावर -5 मोलर, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुमको कॉन्सेंट्रेशन मिल गई उतने सॉल्ट की जो सॉल्ट तुम्हारा आयंस में ब्रेक हुआ है, ठीक है। और जितना पार्ट सॉल्ट का आयंस में ब्रेक होता है केवल वही पार्ट कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो सॉल्ट डिसोसिएट ही नहीं हुई आयंस में वो तो कंडक्टिविटी में हेल्प तो करेगी नहीं, ठीक है। यानी तुम्हारा जी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको कंडक्टिविटी दिया था 3 इंटू 10 की पावर -5 और यहाँ पे तुमको हो गया तुम्हारा 10 की पावर -5। अब देखो यहाँ तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो मोलारिटी है। तो अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, ठीक है। तो इसको हमको आंसर किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, यानी हमको क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 तब आएगा मीटर क्यूब में, तब तुमको यूनिट मिलेगी S मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो 10 की पावर -3। अब देखो तुमको इसी फॉर्म में आंसर देना, तो ये -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कट गया तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या गया 3 इसका आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट
पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन का। सबसे पहले देखते हैं हम कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या करती है, अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, रीजन क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब इसको मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ। लेट्स सपोज तुमने ये यहाँ पे एक कंडक्टिविटी सेल लिया है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी सेल लिया है, मान लेता हूँ इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है जो कि मान लेता हूँ 1 मोल है। तो इस टाइम पे जो इसकी कंडक्टेंस होगी वही इसकी कंडक्टिविटी होती है, ये तुमको पता है। तो ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 एंड लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज 1। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ये जो सोल्यूशन हमने लिया था इसको हमने बाहर निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम डबल कर दिया। वॉल्यूम ने कर दिया कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब, और तुम्हारा नंबर ऑफ मोल तो इतना ही था। अब वापस से इस वाले सॉल्यूशन को हमने फिल किया सेम कंडक्टिविटी सेल में। अब इसका तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भी आ पाएगा। यानी जो अब ये वाला जो कंडक्टिविटी सेल है तुम्हारे पास, इसमें कितना होगा, 0.5 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, अब 0.5 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टेंस कम होगा। तो इनडायरेक्टली क्या कि कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे या फिर बोले कि सोल्यूशन को डाइल्यूट करोगे। अब तुम्हारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा अपॉन सी कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल होना चाहिए, इसलिए C इक्वल्स टू 1/V हो जाता है। तो जब ये हम पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हमको मिली थी लैम्डा m इक्वल्स टू K इंटू V, जहाँ पे V क्या है, V वो वॉल्यूम है जिसने कंटेन कर रखा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ये फिक्स होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल ही होना चाहिए, वॉल्यूम चाहे हमें उसके लिए कुछ भी लेना पड़े। तो जो लैम्डा m होता है वो क्या करता है, जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो इंक्रीज करता है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है अगर तुम डाइल्यूशन करोगे, मगर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। और कौन से इलेक्ट्रोलाइट पे कैसा इफेक्ट होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जब तुम डाइल्यूशन करोगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो डिक्रीज करेगा अगर तुम डाइल्यूशन करोगे। बट तुम्हारे पास एक कंस्ट्रेंट है कि तुमको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही कर रखना है। तो अगर तुम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तुम फिक्स रखोगे तो तुमको उसके लिए सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। यानी जितना इंक्रीज होता है वॉल्यूम में वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। ठीक है, जब भी तुम डाइल्यूशन करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करती है, मगर वो जो वॉल्यूम जिसने कंटेन कर रखा होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो इंक्रीज कर जाता है, और ज्यादा इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। इसीलिए ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी में हमको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये चीज अगर तुमको अभी समझ नहीं आएगी कि मैं वॉल्यूम वाली बात क्या बोल रहा हूँ, तो तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये एक वॉल्यूम था, इसमें हमने ये बॉल्स 9 बॉल्स फिट कर रखी थी और क्लोरिटी पैक रखा था हमने, ये हमारे पास फिक्स था 9 बॉल्स। ठीक है, तो देखो अब हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना है। ठीक है, हमने क्या किया, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, अब थोड़ा दूर दूर हो गए ये तुम्हारे 9 बॉल्स, मगर हमारे पास एक कंस्टेंट था कि नंबर ऑफ बॉल्स 9 अब भी होना चाहिए। तो अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना है, डाइल्यूट करना है, इनको दूर दूर करना है, तो उसके लिए हमको अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये फिक्स है कि हमको इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ही है। ठीक है, इसलिए हमको कंडक्टिविटी सेल है वो बड़ी लेनी पड़ेगी जिसमें इतना सोल्यूशन आ जाए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, इसलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी, इसीलिए ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है कि जो डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी होता है उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में, इसीलिए तुम्हारा ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, चाहे तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो डाइल्यूशन करने पर। और इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास जो आयंस है वो दूर दूर होंगे। अब ये आयंस अगर दूर दूर होंगे, तुमको पता है जब भी तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे एक कटायन होगा एक अनायन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे तुम डाइल्यूशन कर दोगे ये आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कम लगेगा। अब इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कम लगेगा तो ये इजिली मूव कर पाएंगे जिस वाले इलेक्ट्रोड पे इनको मूव करना होगा, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि इनके फोर्स का बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे को मूव करने नहीं देंगे। तो इस तरह से भी तुम समझ सकते हो कि जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है
या बोले नंबर ऑफ आयंस है, वो तो फिक्स है जब तुम मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हो, और तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन द आयंस लग रहा था कैटायन एंड एनायन वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से तुम बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड हम लैम्डा एम से दिखाते हैं, और जब भी किसी आयन की दिखाते हैं स्मॉल लैम्डा एम से दिखाते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो तुम्हारा 100% डिसोसिएट हो जाता है इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए तुम्हारा जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जैसे NaOH, KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, या फिर तुम्हारे जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगी लाइक NaCl, CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होती है, ऐसी सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के बाद बनती है। तो Na कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। क्लोरीन कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl से, ठीक है। सिमिलरली ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, ये तुम्हारा HCl से आया होगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, एक तो वीक एसिड्स, ये तुम्हारा CH3COH हो गया, फिर वीक बेस हो गया जैसे तुम्हारा NH4OH हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है, इसलिए हमको ये थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में चीजें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, एग्जैक्टली कितना इफेक्ट पड़ेगा, डबल हो जाएगा या फिर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तुमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट होगा। इस वाले जो तुम्हारा सोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने मान लो कंसंट्रेशन लिया है, यहाँ पे C, इसमें है C1, इसमें है C2। जो तुम्हारे C2 है वो C1 से आधी है। मतलब ये कि अगर इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें कितना है, हाफ मोल इलेक्ट्रोलाइट है। यानी तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए हैं, एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं। तो क्या कंडक्टिविटी भी एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी, या हाफ से थोड़ा कम रहेगी, या हाफ से थोड़ा ज्यादा रहेगी। तो देखो क्या है कि ये जो तुम्हारी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कंडक्टिविटी जो है हाफ हो जाती है, बट एग्जैक्ट हाफ नहीं होती है। क्यों? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस तो कम हो गए हैं। यहाँ पे एक और चीज हुई है क्या, कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। तो यहाँ तुम्हारे पास कितना है, 1 मोल है, यहाँ तुम्हारे पास कितना है, हाफ मोल है। तो यहाँ क्या होंगे, यहाँ जो आयंस होंगे बहुत क्लोज होंगे। लेट्स सपोज उनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, R1। और यहाँ जो होगा कम मोल है, वॉल्यूम उतना ही है, तो यहाँ थोड़ा दूर दूर होंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस कितनी है, R2, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो ये R1 कम है, ये R2 बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैटायन है, ये एनायन है, इसके बीच में अट्रैक्शन कम लगेगा, यहाँ पे इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। यानी यहाँ वाले केस में इसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर बोलेंगे इनकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी और इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से तुम्हारी कंडक्टिविटी घट गई है, मगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होने की वजह से तुम्हारा स्लाइटली है, बहुत हल्का सा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो तुम्हारा जो K2 है वो एग्जैक्टली K1/2 नहीं होगा, इनिशियली कंडक्टिविटी का हाफ नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। मान लो इसके से क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस आधे हो गए, उसके से एग्जैक्टली हाफ हो गया, मगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके डिक्रीज करने की वजह से थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी जो K2 है वो स्लाइटली ग्रेटर होगी K1/2 से। तो ये हमने देख लिया कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इनफाइनाइट डिल्यूशन कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पहले हम देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट एट जनरल कंडीशन। तो लेट्स सपोज मान लो पहले वाले केस में तुम्हारे पास 5 मोल था, तो उसमें से अगर 1 मोल डिसोसिएट हो रहा था, तो अगर तुम मान लो तुमने कंसंट्रेशन कर दी आधी, 2.5 मोल कर दी, तो होना क्या चाहिए था, अगर तुम्हारा 5 मोल था तो ये 1 मोल था, तो अगर ये 2.5 मोल हमने कर दिया तो ये 0.5 मोल मिलना चाहिए था, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही रहता। बट यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, इसीलिए हमको 2.5 मोल से 0.7 मोल मिलेगा। तो जैसे तुम यहाँ पे क्या करोगे, कंसंट्रेशन हाफ करोगे, तो यहाँ पे जो K2 होगी, मतलब जो सेकंड वाला सोल्यूशन है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो हाफ नहीं होगी, वो हाफ से ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा ये है कि आयंस दूर दूर हो जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे इस केस में स्लाइटली इंक्रीज हो गया था। और दूसरा तुम्हारा जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जितना उनको होना चाहिए था। मतलब इनको 0.5 मोल होना चाहिए था, मगर 0.7 मोल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए जो तुम्हारा कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज तो होगी बट हाफ नहीं होगी। तो मान लो हो जाएगी कि 3/4 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगी, ठीक है।
25% मान लो डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम डाटा नहीं बता सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा हर इलेक्ट्रोलाइट पे, बट ये सिंपल सी बात ये है कि जो हाफ नहीं होगी, हाफ से थोड़ा ज्यादा होगी कंडक्ट। ठीक है, अभी हम इसीलिए इसका ग्राफ भी देखेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चेंज होते हैं। तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोली इंक्रीज करता है, वही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है डाइल्यूशन करने पे स्टीपली इंक्रीज करती है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम जेईई मेंस में पूछा गया है। ये तो क्या हो गया तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब वो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। अब जेईई मेंस में क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ऑलरेडी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो पहले समझो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है तुमने इतना ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर दिया कि वो जो आयंस थे वो 100% डिसोसिएट हो गए। ये कॉन्सेप्ट है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर हम उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, मतलब एक लिमिट से ज्यादा उसमें हम डाइल्यूशन कर देंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट होने लग जाता है। दूसरी बात ये, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, यानी इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयंस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो आराम से इजिली मूव कर पाते हैं विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ अनदर आयन। इसीलिए क्या होगा, हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने देखा था उसमें मैंने बोला था कि पहले तो हाफ तो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, मगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की डिक्रीज करने की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। बट यहाँ ऑलरेडी कोई भी इंटर आयोनिक इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगी वो एग्जैक्टली हाफ हो जाती है अगर सोल्यूशन ऑलरेडी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। इस चीज पे जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने यहाँ नोट करके पॉइंट लिख रखा है कि ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस जीरो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन है, रूट सी का ग्राफ है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे तुम डिक्रीज कर रहे हो मतलब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर रहे हो। तो एक टाइम कहाँ आएगा, जब यहाँ पे ये ग्राफ क्या करेगा, इधर कट करेगा, तो इधर हमने क्या बना रखा है, मोलर कंडक्टिविटी। ये जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी उसी को हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा एम नॉट से दिखाते हैं या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी। यहाँ पे इंफिनिटी मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये आता है एक स्ट्रेट लाइन। तो ये तुम्हारी इसकी एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन पता है मैं भूलता नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये ग्राफ दिमाग में बस गया है कि हाँ ग्राफ ऐसा होता है। अब देखो तुमको इतना याद होना चाहिए कि इधर क्या बनाना है, लैम्डा एम, इधर क्या बनाना है, रूट सी, और जो यहाँ पे कट करता है वो क्या होता है, लैम्डा एम नॉट। अब तुमको पता है, अगर तुमको मैथमेटिक्स आती है तो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी देखो y एक्सिस पे हमने क्या बना रखा है, लैम्डा एम बना रखा है, यानी y की जगह पे क्या आएगा, लैम्डा एम आएगा। और हमने x एक्सिस पे क्या बना रखा है, हमने रूट सी बना रखा है, इसलिए यहाँ पे रूट सी आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आया है, लैम्डा एम नॉट आया, इसलिए यहाँ पे लैम्डा एम नॉट आएगा। अब यहाँ पे इस लाइन का कोई ना कोई स्लोप होगा, ये स्लोप नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोल देंगे हम माइनस ए। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो तुम देख सकते हो कि जो लैम्डा एम होता है वो इंक्रीज करता है स्लोली ऑन डाइल्यूशन। ये बात कई बार जेईई मेंस में पूछी गई है। वही हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो स्टीपली इंक्रीज करता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखो स्लोली इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है, ये तुम्हारा ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये ना तुम्हारा ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तुम देख सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आ रहा है, स्टीपली इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे तुम डायलेशन कर रहे हो। तो इसके लिए क्या कर रहा है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा ए है, यानी तुम्हारा स्लोप है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए वो डिपेंड करता है अपॉन द चार्ज ऑन द कटायन एंड अनायन आफ्टर डिसोसिएशन, कि उस पे चार्ज कैसा होगा। जैसे तुम केसीएल के लिए तुम बनाओगे तो वो क्या होगा, +1 आएगा, यहाँ पे -1 चार्ज होगा इसलिए 1 इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यहाँ पे +2 आएगा, इस पे -1 आएगा इसलिए 2 बोलेंगे। यहाँ पे +2 आएगा इसलिए यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। और ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि ये फालतू चीज है, इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज है कि अगर तुम्हारा पास मान लो तुम्हारा एक केसीएल के लिए है और एक ग्राफ तुम्हारा एनएसीएल के लिए है, तो दोनों का ग्राफ जो होगा वो तुम्हारा उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्वेश्चन हम एक पार्ट 1 में कर चुके हैं, जहां पे उसने NaCl और KCl की मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ दिया था। ठीक है, तो वहां पे जब हमने बताया था कि Na+ का हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा होता है, इसलिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए वहां देखा था कि स्लोप क्या होगा, सेम होगा, बल्कि वो डिफरेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन।
इसीलिए वो ग्राफ कभी कट नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पार्टिकुलर टाइप है सेम ए, यानी उसका स्लोप सेम होगा। वही अगर तुमको ग्राफ दे दे, एक अगर KCl का दे दे, दूसरा CaCl2 का दे दे, तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं कट करेंगे, ठीक है। मगर अगर सेम टाइप के हैं तो वो कहीं भी कट नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे तुम्हारा CH3COH है, उसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते हो। इसीलिए क्या होगा, लेमडा एम इंक्रीज करेगा दो रीजन की वजह से। अब पहले तुम्हारी कंडीशन क्या थी कि वहां पे तुम्हारी जो कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज कर रही थी, मगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, और वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा था, इसलिए तुम्हारा ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिल रहा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है दो रीजन की वजह से। पहला तुम्हारा जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है जो कंटेन करता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, कंडक्टिविटी हो जाता है क्योंकि तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है स्टीपली, क्योंकि वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम्हारा जो वॉल्यूम वाला फैक्टर था वो इंक्रीज कर रहा था, मगर जो कंडक्टिविटी फैक्टर है वो उसको डिक्रीज कर रहा था, इसीलिए हमको स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला था, हमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिला था। अगला तुम्हारा थर्ड पॉइंट है कि जो तुम्हारा लेमडा एम नॉट यानी तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो तुम नहीं फाइंड कर सकते हो बाय द एक्सट्रापोलेशन। अब एक्सट्रापोलेशन मतलब ये यहाँ पे क्या था, हमने स्ट्रेट लाइन को अगर हम इधर हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ ये कट करेगा तो हमको यहाँ पे लेमडा एम नॉट मिल जाएगा, बट ये लाइन कभी भी इस वाले लाइन को कभी टच ही नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट पे जाएगा। इसे तो मतलब एक्सट्रापोलेशन मतलब इसको एक्सटेंड करके कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात भी कई बार JMS में पूछी गई है। अगला पॉइंट नंबर 4 लिखा है, जब तुम्हारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है यानी कंसंट्रेशन टेंड करता है 0, उस टाइम पे अल्फा मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि तुमको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत ही अगर डाइल्यूट कर दोगे तो उसका डिसोसिएशन 100% हो जाता है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होगा, इतना लो कंसंट्रेशन होगा कि उसकी कंडक्टिविटी मेजर करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए एक्यूरेटली। इसलिए हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं यूजिंग कोहलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड फटाफट इनके PIQs देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंडक्टिविटी के ग्राफ की बात कर रहा है, किसके साथ में, रूट ऑफ C के साथ में, ठीक है, रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो बोला कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो बोला स्मॉल डिक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो यहाँ पे इसने बात किसकी करी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तुमको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी स्टीपली इंक्रीज करती है। इसने क्या बोला है कि स्मॉल डिक्रीज देखने को मिलता है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। तो अगला ऑप्शन है स्मॉल इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी, तो इंक्रीज तो होता है मगर स्मॉल इंक्रीज लिखा है, ये भी गलत हो गया। अभी तुम्हारा क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है इसने, मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ दे दिया है विद द रूट ऑफ C। अब उसने बोला है कि अगर जो तुम्हारा हायर कॉन्सेंट्रेशन, आप सिंपल सी बात, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये तुम्हारे ये वाली कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुम्हारे पास रेजिस्टेंस जो है उसका कंडक्टिविटी सेल का वो कितना है, 100 ओम है। तो बोला है कि बताओ जो तुम्हारा लोअर वाला होगा उसके लिए तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना होगा अगर तुम्हारे पास सेल जो है वो सेम है। अगर सेल सेम है नहीं, जो G स्टार है वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम, सेल कांस्टेंट सेम होगा क्योंकि L और A क्या होगी, सेम होगी। तो हमको क्या करना है, फाइनली हमको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। अगर हमको रेजिस्टेंस बताना है, एक फॉर्मूला तुमको मैंने याद करा था लेक्चर में कि G स्टार इक्वल्स टू K होता है कंडक्टिविटी। अब तुमको पता है रेजिस्टेंस हमको चाहिए, हमको कंडक्टेंस नहीं चाहिए, तो इसको कर लो 1/G, G स्टार इक्वल्स टू कप्पा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू G स्टार डिवाइडेड बाई कप्पा, ठीक है। बट अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि हमको कंडक्टिविटी भी नहीं पता है, हमको क्या पता है, हमको मोलर कंडक्टिविटीज पता है किसी कॉन्सेंट्रेशन पे। तुमको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, इसीलिए मैं कंडक्टिविटी को लिख सकता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। इस कप्पा की जगह पे मैंने पुट कर दिया क्या, लेमडा m इनटू C। तो देखो लोअर कंसंट्रेशन ये है, तो यहाँ पे क्या है, रूट C अगर तुम्हारा 0.1 है, ठीक है, तो C कितना हो जाएगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, यानी 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने C पुट कर दिया 0.1 का होल स्क्वायर, और इस वाली कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग, लोअर वाली कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है जो तुम्हारी कितनी है, 150
150। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है G स्टार, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है R, ये तुमको पता करना है, ये भी तुमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको ये सेल कांस्टेंट चाहिए। तो जो हमारा दूसरा वाला जो कंडीशन है, जो हमारी हायर कंसंट्रेशन है, उसके लिए हमको सब कुछ पता है। सेम फॉर्मूला लगाओ, R इक्वल्स टू G स्टार हमने निकाला वहां से, अपॉन इसकी मोलर कंडक्टिविटी 100 है, वो कंसंट्रेशन है 0.15 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे तुमको ये रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना था, 100 था। यहाँ से तुम्हारी G स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 100 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। अब ये जो G स्टार आया है इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 0.15 इंटू 0.15, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये वाला पुट कर दो 150 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं। ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, तो यहाँ से 2 डेसिमल हट गए। अब जैसे यहाँ पे ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे एक 100 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 100 गया कट। अब ये तुम्हारे पास एक जीरो काट दो, यहाँ से एक जीरो ये काट दो, यहाँ 15 है, एक 15 काट दो, ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, यहाँ 15 बचा, 10 बचा, तो क्या बचा 150। तो 150 क्या था, इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है यूनिट पे। उसने बोल रखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो प्लॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी का अगेंस्ट द रूट ऑफ सी, वो स्ट्रेट लाइन होता है विद अ नेगेटिव स्लोप। अब बोला है कि कौन सा इसमें से करेक्ट यूनिट होगा स्लोप के लिए, ठीक है। तो तुमको स्लोप जो होगी उसका यूनिट बताना है। तो तुमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इक्वल्स टू माइनस ऑफ a रूट c प्लस लैम्डा m नॉट। तो जो a है उसका तुमको यूनिट बताना है। तो अगर तुमको यूनिट डायमेंशनल लेक्चर अभी भी तुमने नहीं देखा है, तो मैंने तुमको पार्ट 1 में रिकमेंड किया था कि वो देख लेना, तो वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पता होगा कि यूनिट डायमेंशन का रूल ये है कि अगर जो इसकी यूनिट होगी वही इस पूरे क्वांटिटी की यूनिट होगी और वही इस पूरे क्वांटिटी की यूनिट होगी, यानी जो a इंटू रूट सी की यूनिट होगी वो तुम्हारी लैम्डा m की यूनिट के बराबर होगी। तो अब तुमको पता है मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में सारे सेंटीमीटर है, तो मैं सेंटीमीटर में लेके चलता हूँ, यानी इसकी तो यूनिट ये हो गई। अब इसकी यूनिट, अब यहाँ पे बात करें रूट ऑफ सी है। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, अब ये की पावर 1/2 क्योंकि रूट लगा हुआ है, यहाँ पे a लिख दिया हमने। तो जो हमारी यूनिट होती है वो सिंपली लिख दो, ठीक है। यहाँ से क्या गया a, यहाँ हो गया मोल की पावर 1/2, यहाँ पे l की पावर 1/2, यहाँ पे s सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। तो तुम्हारा यहाँ पे यूनिट क्या गई साइमन, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा पर मोल मैंने वही लिख दिया। फिर मैं इसको इधर ले गया तो क्या होगा लीटर की पावर 1/2, और यहाँ पे ये तुम्हारा डिवाइजन में जाएगा, यानी मोल की पावर 1/2, तो -1 और पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो -1 और -1/2, तो यानी मोल की पावर कितनी आ जाएगी, मोल की पावर -3/2, यानी ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने तुमको यहाँ पे ये चीज समझाई थी, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रखा है तुम्हारी ये कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे जो फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूटेड एक्वा सॉल्यूशन, वो भी किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब एक पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 100% डिसोसिएट हो चुका होगा, ऊपर से ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम होगी, जो आयंस होंगे वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, उस पर कोई भी इंटर आयोनिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसमें पूछा कि अगर तुम वॉल्यूम डबल करोगे तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ये तुम्हारी क्या है इनिशियल कंडीशन में है। तो अब तुमको बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी फाइनल क्या होगी अगर तुम वॉल्यूम को कर देते हो वी फाइनल और कंडक्टिविटी का कर देते हो के फाइनल। तुमको पता है जो वॉल्यूम फाइनल तुमको करना है, कितना करना है, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इनिशियल, और तुमको पता है कि जब भी हम वॉल्यूम को डबल करेंगे, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अगर कंसंट्रेशन को हम हाफ करते हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे जब हमने वॉल्यूम डबल किया तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन हाफ हो गई। कंसंट्रेशन अगर हाफ हो गई यानी यहाँ पे जो के फाइनल है वो के इनिशियल बाई 2 हो जाएगी, यानी 2 कट गया, यानी तुम्हारी ये फाइनल मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या आ गई, इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल आ गई। इसलिए क्या था, इसका आंसर करेक्ट था बी, रिमेन सेम, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एक इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी, और कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, तो ये भी बात सही लिखी, ये बात भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर भी कर दिया है कि जो कंडक्टिविटी होगी वो इतनी कम होगी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगला सिंपल क्वेश्चन है, अब तुमको बताना है ये जो प्लॉट है उसमें ए किसका है, बी किसका। तो तुमको पता है ए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये तुम्हारा जो एंड बी रेस्पेक्टिव लेनी, पहले जो ए है, ए का तुम्हारा क्या है वीक है, नहीं ए का वीक और
और बी का स्ट्रॉन्ग, ए का वीक और बी का स्ट्रॉन्ग, यानी सी क्या था इसका करेक्ट आंसर था। अगला फिर तुम्हारा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, बोला है तुम्हारा ये तुम्हारा ग्राफ दे रखा है, बोला है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट ए के लिए, वो एक्स्ट्रापोलेशन से निकाली जा सकती है। तो बिल्कुल गलत बात है, एक्स्ट्रापोलेशन से इसको तुम नहीं निकाल सकते हो। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उस आगे बोला कि फॉर द इलेक्ट्रोलाइट बी lambda m versus root c graph is a straight line with the intercept equals to lambda m naught। तो बिल्कुल सही लिखा है, इसके लिए तुम्हारा जो यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा वो lambda m naught होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला बोला है जो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर द इलेक्ट्रोलाइट बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा है कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होगा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो किसी की भी 0 नहीं होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो 100% ही रहेगी, चाहे तुम्हारा इनफिनिट डिल्यूशन हो चाहे ना हो। ये भी क्या तुम्हारा है, गलत है। अगला बोल रखा है कि जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट ऑफ इंडिविजुअल आयन। ये क्या स्टेटमेंट, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ से हम निकालते हैं, भी आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे, कौन कौन से, ए और सी, यानी दो क्या था इसका आंसर था। अगला फिर वही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है कंडक्टिविटी always decreases with the decrease in the concentration of both strong and weak electrolytes। exactly copied and static and बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो अगले ऑप्शन बोल रखा है the number of ions per unit volume that carrying the current in a solution increases on dilution। तो बिल्कुल गलत लिखा है, जब तुम डायल्यूशन कर दोगे तो नंबर ऑफ आयन घट जाएंगे भाई, बढ़ कैसे गए। अगला लिखा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो बिल्कुल सही लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है जैसे जैसे तुम डायल्यूशन करते हो। अगला ऑप्शन लिखा है द वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा था स्ट्रेट लाइन था, वही हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट लाइन नहीं था। अगला तुम्हारा है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी विद डायल्यूशन इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बोल रखा है जो चेंज होता है मोलर कंडक्टिविटी में डायल्यूशन में वो इसलिए होता है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करता है। बिल्कुल गलत लिखा है, तुम्हारा बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इंक्रीज करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसलिए तुम्हारा वो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ये भी तुम्हारा क्या है, गलत है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट तुम्हारे करेक्ट थे, जो कि तुम्हारा है ए सी डी। अगला फिर वही क्वेश्चन है, बोला कि फॉर KI, तो KI क्या है, देखो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ये क्या है, ये तुम्हारी एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि KOH से आया होगा K और I कहां से आया होगा, HI से। ठीक है ना, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी बोल रखा है कि इंक्रीज करता है स्टीपली। बिल्कुल गलत बात है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका तो स्ट्रेट लाइन होता है। बोल रखा है फॉर द कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डायल्यूशन। तो बिल्कुल गलत लिखा है, कार्बोनिक एसिड तो एक वीक एसिड है, तो उसके लिए तो मोलर कंडक्टिविटी स्टीपली करता है, यहाँ लिखा है स्लोली, यानी जस्ट इसने क्या कर दिया, इसका स्टीपली कर दिया, और इसका दोनों ही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और फॉल्स, बी क्या था इसका करेक्ट आंसर था। वैसे अगर तुमको नहीं पता तो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, तो H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, कोई भी तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड दे, जैसे COH दे दे, ठीक है, या फिर C6H5COH दे दे, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो KCl की होगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो हायर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन तो या तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, तुमने ग्राफ देखा था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होता है। तो ये यहाँ कट कर रहा है, ये कहीं ऊपर जाके कट करेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या होगी, ज्यादा होगी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए कम होगी। दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हारे पास सोल्यूशन में क्या है, K+ और Cl-, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, CH3COO- और H+। इनकी जो आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू जो टेबल दी है उससे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो H+ है, तो H+ की ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है मोलर कंडक्टिविटी, तो इनका सम करने पे ज्यादा ही आएगी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या था, इनकरेक्ट ऑप्शन था, ये तुम्हारा क्या था, फॉल्स। आगे बोल रखा है जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है विद अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भी क्या है, गलत है, मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है, यानी दोनों ही ऑप्शन क्या है इसमें, फॉल्स है। इसलिए इसका डी क्या था, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और फॉल्स। ठीक है, अगला तुम्हारे पास ग्राफ दे दिया, बोला बताओ ये किसका ग्राफ है। तो बताओ ये सिंपल ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। अब तुमको पता है HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हो नहीं सकता। NaCl क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी नहीं होगा। ये भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3,
ये भी नहीं होगा तो ये तुम्हारा क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आगे बोल रखा है स्टेटमेंट 1 है कि कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करती है अगर तुम डिक्रीज करोगे कॉन्सेंट्रेशन। तो बिल्कुल गलत बात है, कंडक्टिविटी कभी भी इंक्रीज नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे। अगला है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो बिल्कुल सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज करेक्ट। बी क्या था, इसका करेक्ट आंसर था। अगले बोलो क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट द कंसंट्रेशन C एट इनफाइनाइट डिल्यूशंस आर लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी। मतलब किसी रैंडम पॉइंट पे क्या है, लैम्डा C है और इनफाइनाइट पे लैम्डा इन्फिनिटी है। ठीक है, यानी जो हमने अभी लैम्डा m नॉट बोला था उसको उन्होंने लैम्डा इन्फिनिटी बोल दिया है, और जो हमने लैम्डा m लिखा था वो उन्होंने लैम्डा सी बोल दिया है। ठीक है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा सी है। बोला है जो करेक्ट रिलेशन क्या होगी लैम्डा सी और लैम्डा इन्फिनिटी में। ठीक है, तो वही तुम्हारे पास जो सेम इक्वेशन जो हमने स्ट्रेट लाइन वाले केस में इक्वेशन देखी थी वही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा उसने सिंबल बदल दिए। तो यही इक्वेशन क्या है, उसका आंसर है। ठीक है, तुम सी वाला ऑप्शन देख सकते हो कि लैम्डा सी इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी टाइम्स ऑफ रूट सी। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारा है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होगा, अब इनफाइनाइट डिल्यूशन में मैं बता चुका हूँ क्या होगा, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होगा तब क्या होगा, जो तुम्हारे आयंस होंगे वो फ्रीली मूव कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर होंगे। जो कटायन अनायन में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इनफाइनाइट डिल्यूशन की कंडीशन पे ही ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो वही लिखा मैंने कि आयन मूव फ्रीली, मोमेंट ऑफ आयंस डज नॉट अफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कोआयन। जैसे मान लो कटायन है तो उसका कोआयन कौन होगा, अनायन, उसकी वजह से उसका मोमेंट इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत दूर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डिल्यूशन है। तो उस वाले केस में ये लॉ काम करता है, क्यों, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो सम होगी किसका, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। मतलब यह जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है AABB, तो ये मान लो ये ब्रेक हुआ आयंस में, तुमको पता है A एटम मिलेंगे A के और B एटम मिलेंगे B के। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इस वाले की, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने आयन होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा ना, इसलिए E टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे तुमको मान लो मोलर कंडक्टिविटी बोला गया कि MgCl2 को निकालो, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, यहाँ पे 2 सेल निकलेंगे, जैसे 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। सिमिलरली अगर NaCl का बोल दिया तो यहाँ डायरेक्ट तुम Na प्लस और Cl- को ऐड कर दोगे, यहाँ पे एक ही आयन देगा, तो यहाँ पे कोई भी 2 और 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि the difference in the molar conductivity of electrolyte like NaX, KX is constant for any X। अगर X हमने सेम रखा है तो इनका हम डिफरेंस कर देंगे। मान लो अगर डिफरेंस मतलब ये कि एक बार हम मान लो F ले ले दोनों जगह, एक बार Cl ले लें, उसके बाद दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका डिफरेंस देखेंगे वो सेम आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इजिली। ये बोला है जैसे तुम्हारा लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ KCl इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट ऑफ NaBr माइनस लैम्डा m नॉट KBr। यहाँ पे देखो Na माइनस K है, यहाँ भी Na माइनस K है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों जगह Br लिया है, यहाँ पे दोनों जगह Cl लिया है। तो जब भी क्या होगा ऑप्शंस आएंगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से वहां पे देख के पता लगा सकते। तो मैंने इसको उल्टा डेराइव करके भी दिखाया है, मैंने ये चीज यहाँ लिखी, सेम चीज यहाँ पे भी लिखी। ठीक है, दोनों साइड अगर LHS RHS में सेम चीज लिखी है तो ये दोनों की वैल्यू को इक्वल होंगी। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने Br माइनस को ऐड किया है और Br माइनस को ये सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, किसी भी एक साइड में हम सेम चीज सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, जिसके से ओवरऑल इफेक्ट सेम रहेगा। हमने क्या किया, इनको दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, और इन दोनों को माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ KBr बन जाएगा। सिमिलरली हम इधर भी लिख सकते हैं, या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर इसको ब्रेक करके लिखोगे तो Na प्लस होगा, ठीक है, प्लस Cl माइनस होगा, यहाँ होगे तो माइनस टाइम्स ऑफ K प्लस होगा और माइनस टाइम्स ऑफ Cl माइनस होगा। तो ये प्लस Cl माइनस, यहाँ पे माइनस Cl माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ फाइनली क्या बचा है, Na प्लस माइनस K प्लस। सिमिलरली यहाँ पे Br कट जाएगा, क्या बचेगा, Na प्लस माइनस K प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको तुम रीअरेंज कर सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी तरह आ सकता है, तो सिंपल क्या करना, उसको आयंस में ब्रेक कर लेना, तो तुमको आराम से दिख जाएगा कि क्या सही आंसर है।
तो हमने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की है वो हम एक्सट्रापोलेशन से नहीं पता कर सकते हैं। हम कैसे निकालते हैं, कोहोलॉस लॉ से निकालते हैं। कैसे, लेट सपोज हमको क्या निकालना है, CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो हम एक्सट्रापोलेशन से पता नहीं कर सकते हैं। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करेंगे, उसकी हेल्प से इसकी हम पता कर लेंगे। कैसे, तो हमको एक तो चाहिए CH3CO- आयन और हमको एक तो चाहिए H+ आयन। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसा लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें CH3CO- आयन हो, फिर एक ऐसा लेंगे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H+ हो। तो जिसमें CH3CO- हो वो तो एक सॉल्ट ही होगा, तो CH3CO- और Na ले लेता हूँ सपोज में, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हमने कर लिया। हमको क्या चाहिए था, एक ऐसा कोई चाहिए था जो हमको H+ दे दे, तो हमने लेट सपोज ले लिया HCl ले लिया। तो अब हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा और यहाँ से हमको H+ मिल जाएगा। मगर हमारे पास दो एक्स्ट्रा भी आएंगे, कौन, एक Na+ और एक Cl-। इसलिए हम क्या करेंगे, अब NaCl वाले को घटा देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो माइनस ऑफ Na+ कर देंगे और माइनस ऑफ Cl- कर देंगे, ताकि ओवरऑल हमारे पास इसके सम के इक्वली आ जाए। तो इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। एक और एग्जांपल, जो तुम्हारा NH4OH है, तो हमको एक ऐसा चाहिए जिसमें NH4 आयन हो और हमको एक ऐसा चाहिए इलेक्ट्रोलाइट जिसमें OH- आयन हो। तो NH4+ वाला आयन कोई ले लो, सपोज मैं ले लेता हूँ NH4Cl। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। हमको OH चाहिए तो कोई भी OH ले लो, NaH ले लो, KOH ले लो, CaOH होल ट्वाइस ले लो, ठीक है। अब मगर तुमने अगर NaOH लिया है तो ये यहाँ से Na एक्स्ट्रा आ चुका है और यहाँ से Cl एक्स्ट्रा आ चुका है, तो NaCl हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए माइनस ऑफ NaCl हमने कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और लिख दिया है कि तुमको जैसे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी H2SO4 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl तुम लोगे, बट यहाँ पे 2 H+ आएगा नहीं, यहाँ पे 2 into H+ होगा और प्लस SO4- आयन होगा ना। हमको 2 H+ चाहिए, इसलिए हमको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट लेना पड़ेगा, या फिर पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने क्यों लिया Na2 ही क्यों लिया, क्योंकि ताकि हम यहाँ पे आराम से 2 टाइम्स हो, क्योंकि यहाँ पे तो 2Na यानी यहाँ पे 2 Na एक्स्ट्रा हो गए और यहाँ से 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा हो गए, यानी यहाँ से हम माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो ऐसा भी आ सकता है, यहाँ पे तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। और यहाँ मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है फॉर स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ, वो क्या होंगे, AgCl होंगे, बैरियम सल्फेट होगा, लेड क्लोराइड होगा, ऐसे AgBr होगा, AgI होगा। तो ऐसा क्यों होगा, देखो तुम्हारा क्या है, वो स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। अगर वो स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है तो स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम, कितनी, 10⁻⁵ इस रेंज तक की होती है, बहुत कम होती है। ये ऑलरेडी इतना कम होता है कि इनके आयंस बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है वो हम जब डालते हैं तो वो ऑलरेडी पहले से ही इनफाइनेटली डाइल्यूट कंडीशन में होता है, उसको इन्फिनिटली डाइल्यूट कंडीशन बनाने की हमको नीड ही नहीं पड़ती है। तो हम जब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट डालेंगे वो तो ऑलरेडी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोहलॉट लॉ वर्क करता है। तो इसीलिए क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, क्योंकि बहुत ही कम आयंस होंगे जो तुम्हारा ब्रेक होंगे सोल्यूशन में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको तुम आराम से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे तुमने देखा था एक अल्फा आता है, तो अल्फा अगर तुमको नहीं पता तो बता देता हूँ कि अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, मतलब ये लेट सपोज तुमने जो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन C लिया था उसका, या बोले कि C मोल लिया था, अब C मोल में से कितना मोल टूट गया, यानी A मोल टूट गया आउट ऑफ C मोल, यानी अगर हम डिवाइड करेंगे नहीं पर मोल कितना इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो गया, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आउट ऑफ 1 हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमेशा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है उसकी हमेशा वैल्यू लेस देन 1 आने वाली है। तो यहाँ पे हम मोल भी ले सकते हैं। अब उनको पता है कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल में दोनों ही एक ही सॉल्यूशन में रहने वाले हैं, तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम होने वाला है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की फाइनल कितना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ब्रेक हो गया और कितना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बचा रहा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम अल्फा तुमको कैसे निकालने देगा, तो ये तुमको अल्फा वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट होता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो क्या होगा, तुम कैसे याद रखोगे कि यही फॉर्मूला होगा,
ताकि तुम गलती ना करो, ऐसा ना हो कि तुम लैम्डा एम नॉट को ऊपर कर दो। तो तुमने देखा था कि जो तुम्हारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हमेशा क्या होती है, ये वाली होती है, ठीक है। ये मोलर कंडक्टिविटी जो होने वाली है वो ऑलवेज लेस होने वाली है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर कंडक्टिविटी। यानी तुमको पता है कि अल्फा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो अल्फा अगर लेस देन 1 होना चाहिए, इसके अलावा जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, लैम्डा एम नॉट नीचे आएगा, लैम्डा एम क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा वीक एसिड के लिए, उसके लिए हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं के। जैसे के था सॉल्ट के लिए, वैसे के होता है एसिड के लिए। जो तुम्हारा मान लो CH3COH एक सॉल्ट है, CH3CO तुम्हारा वीक एसिड है, जो CH3CO माइनस प्लस H+ में ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ मैं C, ये तो 0 0 मान लेता हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, लेट सपोज यहाँ से A जो हो गया वो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर A डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए A बनेगा, यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए यहाँ पे A बनेगा। मान लो कभी कोई और ऐसा वीक एसिड दे, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे 2 या 3 आ रहा हो, तो यहाँ पे 2A बनता है, यहाँ पे 3A बनता है, तो तुम्हारा ये पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला सिर्फ उसी वीक एसिड के लिए काम करेगा, या फिर वीक बेस के लिए भी सेम फॉर्मूला काम करेगा अगर ये एक कटायन और एक ही अनायन दे रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, C-A और A, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो तुम्हारा A है, A को मैं क्या करता हूँ, मुझे A ना देके क्या देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देगा। हमने देखा था कि अल्फा क्या होता है, A/C, यानी A को हम लिख सकते हैं C अल्फा। तो मैंने वहां पे क्या, A को C अल्फा पुट कर दिया, यहाँ पे C अल्फा, अब C अल्फा। तुमको पता है K क्या होगा, जो हम K लिखते हैं क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो पावर होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। फिर तुमको पता है ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C अल्फा, ये कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, ये कॉन्सेंट्रेशन C माइनस C अल्फा। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से C कॉमन निकाल लिया, तो C टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये C और ये C एक C काट दो, तो क्या बचेगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है और पूछे जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो निकाला है कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा, अब यहाँ पे जो ये वाला अल्फा था, यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक बार जेईई मेंस में क्या किया था, ऑप्शन दे दिए थे, वो जो ऑप्शन में इक्वेशन लिखी थी वो तब तुमको मिलेगी जब ये अल्फा वाली वैल्यूज इसमें पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट करी है, ये मैंने सॉल्व किया है, इसको तुम आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो फाइनली क्वेश्चन तुमको ये मिल जाएगी, ये एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। और बाकी न्यूमेरिकल तो आए ही हुए हैं, जहाँ पे तुमको कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकलवाया है उसने, कहीं कहीं पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकलवाया है। तो देखो अब हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिख दिया ताकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम आराम से रीड कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला है कि तुमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको लैम्डा एम चाहिए और लैम्डा एम नॉट चाहिए, ठीक है। अब लैम्डा एम नॉट तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, लैम्डा एम नॉट तुमको कोहरॉस लॉ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तो हमको चाहिए NH4OH का हमको निकालना था। अब NH4OH का हमको निकालना था तो हमको ऐड करना पड़ेगा उसका जिसके पास NH4 हो, और एक ऐसा ऐड करने पड़ेगा जिसके पास OH माइनस हो। तो हमने NH4Cl को ऐड कर दिया क्योंकि इसके पास NH4 आयन था और हमको OH माइनस चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट OH माइनस ही दे दिया, नहीं किसी सॉल्ट को देखो, हमने क्या किया, OH माइनस को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जब तुम ये NH4Cl ऐड करोगे तो यहाँ पे एक Cl एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए Cl को तुमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। तो यहाँ पे तुमने वैल्यू डाल दी, तुमको यहाँ से लैम्डा एम नॉट मिल गया। क्वेश्चन में देखो मोलर कंडक्टेंस लिख रखा है मोलर कंडक्टिविटी की जगह पे। तो लेट्स सपोज अगर मोलर कंडक्टेंस दे देता है कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको क्या देखना है, इसकी यूनिट देखनी है। तो यूनिट देखो, तुम ध्यान से देख सकते हो, यूनिट तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, एक्चुअल में तुमको ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने ये पुट कर दी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाल ली, तो हमको ये इसका 0.3 आंसर मिल गया। अब इसको 10 की पावर माइनस 1 में कन्वर्ट करना था, इसलिए क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1, इसलिए 3 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है कि जो मोर सॉल्ट होता है ये कंपोज होता है 3 टाइप ऑफ आयंस, फेरस, अमोनियम, सल्फेट। बिल्कुल सही बात लिखा है, मोर सॉल्ट क्या होता है, फेरस, अमोनियम, सल्फेट ही होता है। फेरस मतलब ये Fe2+ होगा, इसलिए FeSO4 बन गया। अमोनियम पे +1 का चार्ज होता है, ये -2, इसलिए क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। यहाँ जब तुम्हारा ये तुम डालोगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो तुमको एक तो Fe+ का आयन मिलेगा और 2 तुमको SO4 मिलेंगे और 2 तुमको NH4 मिलेंगे। जब तुम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखने जाओगे इसके लिए, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर इसके लिए बोल रखा है X1 है, इसके लिए X3 है, इसके लिए X2 है, तो Fe + Xe मिल रहा है, यानी X1 आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ X3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ X2 आएगा। तो यहाँ पे दे रखा था X1 प्लस X2 प्लस 2X3, तो 2 टाइम्स ऑफ X2 भी होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये फॉल्स है, ये तुम्हारा ट्रू है, इसीलिए तुम्हारा इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, सी इसका करेक्ट आंसर था।
अगला फिर तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है कि एक डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन है। डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन मतलब कि A+2 चार्ज है, BP-2 का चार्ज है, और इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तुमको। अब तुमको पता है जब भी कभी अगर आयन के फॉर्म में दे तो पहले तुमको उनको जोड़ के एक फॉर्मूला लिखना है उसका कंपाउंड का। तो तुमको पता है इसके लिए क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा A2BT, बट हमको मोस्ट कॉमन फॉर्मूला लिखना है, तो क्या बनेगा A×B। ठीक है, यानी जो तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB होगा वो क्या होगा, A+ और B- का सम होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 57 + 73 130 इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे 2A देगा 2B देगा, तो तुमका अगर गलती कर सकते थे, आंसर तुम्हारा तब 260 आ जाता, बट वो क्या होता, गलत होता। तो एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब फिर तुम्हारा वही सिंपल क्वेश्चन है कि तुमको AGI का निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो AGI का निकालना तो तुमको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें AG हो, तो इसलिए हमने AgNO3 को ऐड कर दिया। और हमको एक ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिसमें I हो, तो इसलिए हमने NaI को ऐड कर दिया। अब जैसे तुम ऐड करोगे, तुमको AG चाहिए था और I चाहिए था, एक्स्ट्रा कौन हो गया, नाइट्रेट NO3 आयन और Na आयन, यानी NaNO3 को तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपली तुमको वैल्यूज दी है, पुट कर दो, तुम्हारे यहाँ पे 14 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है तुमको बैरियम सल्फेट का निकालना, तो एक ऐसा चाहिए जिसमें तुम्हारा बैरियम हो, इसलिए हमने बैरियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। और हमको सल्फेट वाला चाहिए, इसलिए हमने H2SO4 को ऐड कर दिया। अब यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुमको 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा मिले हैं और यहाँ पे तुमको 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिले हैं, यानी 2HCl क्या कर दो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, तो तुम्हारा 288 इसका तुमको आंसर मिल जाएगा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सबकी यूनिट अलग अलग दे दे तो तुमको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तभी तुम इनको ऐड कर सकते हो। और फाइनल यूनिट का भी ध्यान रखना होगा कि आंसर उसने किसमें पूछा है। तो यहाँ सब कुछ सेम है, इसलिए हमको कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ा है। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसमें भी कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ा है, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ तुम आराम से देख सकते हो, इसका डी इसका करेक्ट आंसर था। इसको मैं डिटेल में लेक्चर में ही बता चुका हूँ थ्योरी के टाइम पे। अगला तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम्हारा ये जो C ऑफ NaCl एंड C ऑफ बेरियम सल्फेट दिया है, C यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है। और ये कंडक्टेंस किसका है, NaCl और बेरियम सल्फेट का। तो तुमको पता होगा कि NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और बेरियम सल्फेट क्या है, स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तुमको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब दो ऑप्शन बोला कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन फ्रॉम बोथ सॉल्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही लिखा है, जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो भी आयंस होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। ये करेक्ट ऑप्शन है। बोला है जो तुम्हारी कंडक्टेंस होगी, टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन कंडक्टेंस एट द T1, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो फिर यही बात होगी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं, ये भी दोनों ऑप्शन सही है। आगे बोल रखा है कि जो कंडक्टिविटी है वो NaCl की बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेरियम सल्फेट। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि NaCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जी स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ये भी क्या है, करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर था नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, बोल रखा है तुमको एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। बोल रखा है कि तुमको ये और ये दिया है, तो इसके अलावा बताओ और कौन सा ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट तुमको पड़ेगी। तुमको एसिटिक एसिड का निकालना है, यानी तुमको ये चाहिए तो ये तुमको मिल गया, अगर और तुमको H ऐड करना पड़ेगा, ये मिल गया, यानी तुमको एक्स्ट्रा कौन है, Cl और Na, यानी तुमको NaCl की और नीड पड़ने वाली है। अगला फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है कि तुम्हारा CH3COH का निकालना है। अब NaOH दिया है, HCl दिया है, तो NaOH मतलब क्या होता है, तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस होता है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं AC असाइल ग्रुप O, ठीक है, तो ये ACO लिखा हुआ है, तो तुमको ACO चाहिए, यानी तुमको ये ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे HCl ऐड करना पड़ेगा। अब जब तुम ऐड करोगे तो तुमको यहाँ से Na एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यहाँ पे क्लोरीन एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी तुमको NaCl को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए B इसका करेक्ट आंसर था। अगला फिर यहाँ पे टेबल दे रखी है, बहुत सारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी है। बोला है तुमको निकालना है किसका, HaOAC का। तो तुमको ऐसा चाहिए जिसमें H आ रहा हो, तो देखो H HCl में आ रहा है, इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा। OAC वाला चाहिए तो OAC इसमें आ रहा है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। और जैसे तुम इन दोनों को ऐड करोगे तुमको यहाँ से Cl एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ से Na एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी तुमको NaCl को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैल्यूज पुट कर दी है, तुम्हारा ये आंसर था इसका B। फिर तुम्हारा अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोला तुमको NaBr का निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये तुमने वैल्यूज पुट करके तुम सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अगला तुम्हारा ये क्वेश्चन है जो तुमको मैंने अभी डेरिवेशन करके दिखाई थी यहाँ पे, तो मैंने ये जो पुट करके दिखाया था इसको तुम पुट करोगे तो ये इक्वेशन तुमको फाइनली मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था A। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है Ka पर, तुमको Ka बताना है। तो Ka क्या होता है, तुम देख ही चुके हो, C∝² 1 - अल्फा होगा। अगर ये एसिड ऐसा है जिसमें एक ये आयन मिल रहा हो और एक ही आयन मिल रहा हो, तो ये HA टाइप का एसिड है, यानी बिल्कुल सही है, हमारा फॉर्मूला ये लगने वाला है।
तो देखो तुमको कॉन्सेंट्रेशन तो दी है बट तुमको अल्फा नहीं पता है, तो अल्फा तुमको पहले पता करना पड़ेगा। तो अल्फा पता करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा तुमको पता है क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है। अब क्वेश्चन में तुमको देखो सी दिए रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है, लैम्डा एम नॉट दे रखा है, यानी लैम्डा एम नॉट तुमको दे रखा है बट लैम्डा तुमको एम नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तुमको लैम्डा एम निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो जिससे तुमको अल्फा मिलेगा, फिर तुम अल्फा यहाँ पुट करोगे तब ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व होगा। ठीक है, तो लैम्डा एम क्या होता है, के अपॉन सी होता है। अब सी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दिया है, और तुम्हारी जो यहाँ पे जो लैम्डा एम नॉट है वो किस में दी है, लैम्डा एम नॉट तुम्हारा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दी है, इसीलिए हमको लैम्डा एम भी इसी यूनिट में चाहिए, क्योंकि अल्फा तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऊपर नीचे तो कट जाएंगे सारी यूनिट्स, यानी जिस यूनिट में ये है उसी यूनिट में हमको यहाँ भी चाहिए, यानी इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से 2, मैंने अभी 10 की पावर 4 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुमको यहाँ पे 20 मिल जाएगा। अब 20 तुम यहाँ पुट करोगे, ये तुमको 400 दिया था, यहाँ पर 1/20 मिल जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर तुमको 66 करेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम है जैसे तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको तुम सिमिलरली इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया तो हमको जो अल्फा निकालना था, हमको एक चाहिए लैम्डा एम चाहिए, एक लैम्डा एम नॉट चाहिए। तो अगर लैम्डा एम नॉट उसको डायरेक्ट नहीं देना होगा तो वो मल्टीपल सॉल्ट का दे देगा, उसको तुमको प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा। और लैम्डा एम निकलवाएगा तो तुमको कंडक्टिविटी दे देगा और तुमको कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, तो कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से तुम लैम्डा एम निकाल पाओगे। यहाँ पे दोनों चीजें मिसिंग है, तो हमको लैम्डा एम भी पहले पता करना पड़ेगा, लैम्डा एम नॉट भी पता करना पड़ेगा। तो लैम्डा एम क्या होता है, के अपॉन सी होता है। अब देखो ध्यान से जरा, हमको अल्फा तुम्हारी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो जिस यूनिट में लैम्डा एम नॉट है उसी यूनिट में इसको होना चाहिए। तो जहां जो तुम्हारी लैम्डा एम नॉट है वो तुम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकालने वाले हो। यहाँ पे यूनिट क्या है, देखो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, यानी इस वाले को भी तुमको इसी यूनिट में निकालना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो अल्फा है वो यूनिटलेस आए। तो मैंने क्या किया, के अपॉन सी, अब तुमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये डेसिमल हटाया है इसलिए यहाँ पे मैंने ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा 50 लैम्डा एम आ जाएगा। अब इसका तुमको कोलॉस लॉ लगाओगे तो यहाँ से तुमको लैम्डा एम नॉट भी निकल आएगा एच का, जो कि आएगा 400, और तुम्हारा अल्फा क्या हो जाएगा 50/400, यहाँ से 1/8 यानी 0.125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द टफेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो जे मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या दिया था, बोला था कि 1 × 10 की पावर -5 मोलर AgNO3 है, जिसको हमने ऐड किया है 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr में। ठीक है, बोला है जो कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की क्या होगी अगर इनकी मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस ये हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको निकालनी है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन तो हमको कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस, कंडक्टिविटी ऑफ NO3 माइनस, कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। अब कंडक्टिविटी तो तुमको दिया नहीं है, तुमको यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दी है, तो कंडक्टिविटी तुमको पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन, यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसेंट्रेशन। यानी मैं कह सकता हूँ कि C ऑफ ये Ag प्लस का, ये मैंने यहाँ पे कम स्पेस था इसलिए लिखा नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस सिमिलरली ऑफ NO3 माइनस सिमिलरली ऑफ Br माइनस। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, वो तो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी, मगर अब हमको कंसेंट्रेशन चाहिए जो हमको क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली कुछ दिए कुछ नहीं दी। जैसे क्या, तुमको दिया है कि AgNO3 को तुमने मिक्स किया है AgBr में, तो सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, तो नाइट्रेट का तुमको पता होगा कि नाइट्रेट के सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, वाटर में अच्छे से सोल्यूबल होते हैं, यानी AgNO3 जब भी तुम सोल्यूशन में डालोगे तो Ag प्लस NO3 में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, यानी Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10 की पावर -5, और NO3 माइनस आयन का भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -5। अब उसके अलावा हमको एक और आयन चाहिए, वो क्या है Br माइनस आयन। अब Br माइनस आयन का दिक्कत ये है कि AgBr एक स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको KSP देखो AgBr का दे रखा है, तो फिर से हम KSP वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब हम AgBr का हमने ऐसे लिखा था, वहां पे भी S लिखा था, यहाँ S लिखा था। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसा तुमको मैं सिखा ही चुका हूँ। तो अब क्या करना है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना, तो एक्चुअल में ये S नहीं होगा, यहाँ पे 10 की पावर -5 इसकी वजह से भी था, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा S प्लस 10 की पावर -5। यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। हमने ये किया इनटू S, तो KSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ गया तुम्हारे पास, तो मल्टीप्लाई करोगे तो KSP क्या आ जाएगा S² इंटू 10 की पावर -5 इंटू S। अब देखो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, तो क्वालिटी की क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें जनरली जो S² वाला टर्म होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो KSP बहुत कम है, KSP कितना है
10 की पावर -13 है, मतलब ये जो चीज है एस स्क्वायर की वैल्यू है वो 10 की पावर 7 के आसपास आने वाली है, या तो 10 की पावर -5 है। तो एक काम करते हैं, ऐसी जगह पे हमेशा हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। उसके बाद जब फाइनली आ जाएगा, जो हमारे पास निकल के आएगा, हम उसको चेक करेंगे कि वो सच में छोटा था। अगर वो छोटा हुआ तो मतलब हमने सही किया है, अगर वो बड़ा हुआ तो हम वापस से फिर से हम क्वालिटी के क्वेश्चन करके ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको इग्नोर किया, ठीक है, अभी तुमको समझ में आएगा कि हमने इसको इग्नोर क्यों किया। तो इसको इग्नोर किया, उसके बाद हमने KSP की वैल्यू डाली 10 की पावर, ये हमने पुट किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास एस की वैल्यू क्या आएगी 4.9 इंटू 10 की पावर -8। अब सोचो अगर यहाँ पे मैंने इग्नोर ना किया होता तो ये वैल्यू कितनी आती, यहाँ पे आता 10 की पावर -16, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे -5 होता और -8 यानी माइनस का 13। यानी एक टाइप से ऐसा समझ लो कि अगर ये 1 है, ये क्या है 0.001, तो इसमें इसको ऐड करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब भी एक नंबर बहुत छोटा होता है, एक नंबर बहुत बड़ा होता है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हम ऐड नहीं करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, वहां पे ऐसा ही हो रहा होता है ताकि कैलकुलेशन लंबी नहीं जाए, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया एस, तुम्हारा ये होगा, तो जो तुम्हारा एस होगा वही तुमको पता है Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो तुमको Br माइनस आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन मिल चुकी है, जो तुमको पहले नहीं पता थी, ठीक है। यानी इसमें जो भी चीजें हैं हमको सब कुछ अब मिल चुका है। बट यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यह जो तुम्हारा लेमडा है, ये तुम्हारा क्या है, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में है, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर वाली चीज है, यानी ये सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मीटर वाली चीज में होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे क्या होगी, मोलारिटी में, मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो मोल पर लीटर को तुमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या है, मोल पर लीटर है, तो लीटर को करोगे मीटर क्यूब में, यानी 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यानी ऊपर क्या होगा 10 की पावर 3 एक मल्टीप्लाई फैक्टर में आ जाएगा। इसीलिए तुम्हारा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -5 जो पहले थी मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, मोल पर मीटर क्यूब में। सिमिलरली यहाँ पे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन तुम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू पुट कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा 13039.2 इंटू 10 की पावर -8। इसका करेक्ट आंसर था 13039। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दो कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, एक डाउट वाला भी चैनल भी है, एक अपडेट वाला चैनल है। तो उन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि तुमको वहाँ पे अपडेट मिलती रहे, और वहाँ पे अगर तुमको जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो वो भी तुम पूछ सकते हो। और अगर तुमको जो लेक्चर में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF चाहिए तो वो भी तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।